हेलो यू मैक्सियंस, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। हमने काफ़ी लेट कर दिया, थोड़ा हम लेट हो गए क्योंकि हमारे भी एग्ज़ाम चल रहे थे। इसी कारण क्लास नहीं लग पाई, लेकिन अब से रेगुलर क्लास लगेंगी। और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने संधारित्र के बारे में पढ़ा था, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। और हमने संधारित्र को देखा भी था कि किस प्रकार से संधारित्र काम करता है। हमने लास्ट पढ़ लिया था कि संधारित्र क्या होता है। हमने पढ़ा था कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम चार्ज को इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको ना एक साथ देना, किसी हमारे पास युक्ति है उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, एक साथ धक्का देने के लिए हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसी युक्ति जिसमें चार्ज को कुछ समय के लिए, मतलब चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, बाद में उसे आवश्यकता पड़ने पर एक साथ दिया जा सके, तो ऐसी युक्ति क्या होती है, अपने पास संधारित्र होती है। हमने तो ये टॉपिक हमारा लास्ट था कि संधारित्र आपने देखा ही था। संधारित्र इट्स मीन कैपेसिटेंस। ठीक है, कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको एक साथ धक्का देने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अपने घरों में जो छोटे जैसे पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, उनको चलाने के लिए लगभग 30 से 40 एम्पेयर करंट की आवश्यकता होती है। क्या होती है? 30 एम्पेयर से 40 एम्पेयर करंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरुआत में चलाने के लिए हमको कितनी 30 से 40 एम्पेयर की करंट की आवश्यकता होती है। लेकिन अपने रेगुलर जो बिजली आती है अपने घरों में, वो इतनी आती नहीं है। वो कितनी आती है? वो लगभग लास्ट वो आती है 3 एम्पेयर से 4 एम्पेयर के बीच। इतनी बिजली हमको प्रोवाइड की जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने कोई अपने पास कोई नौकर लगा रखा है कि हाँ बेटा आपको पंखा चलाना है तो बिजली 30 एम्पेयर ले, 30 एम्पेयर चला ले पंखा। अब चलाने के बाद फिर चल गया पंखा, अब काट दो, 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर की अब बिजली मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए हमें अपने करना पड़ता है, अपने पास जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि पंखा है, कूलर है, उसके लिए उनमें एक ऐसी युक्ति लगाई जाती है, ऐसी मतलब ऐसा कोई यंत्र लगाया जाता है जिससे क्या होता है कि उसको एक साथ, उसको स्टोर चार्ज को एक साथ दिया जा सके, जिससे वो शुरुआत में 30 से 40 एम्पेयर करंट लेने के बाद में रेगुलरिटी के साथ 3 से 4 एम्पेयर में करंट में क्या कर सके वे गति में आ सके, मतलब चलती रहे। तो इसके लिए हमें अपनी डिवाइस, एक छोटी डिवाइस लगाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, हम संधारित्र कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, और इस संधारित्र के द्वारा मतलब कोई धारिता क्या होगी, इस संधारित्र में जितनी अपने आवेश को, इतने हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, वो क्या होगी, इसकी धारिता होगी। वो क्या होगी, इसकी धारिता। ये कैपेसिटर होगा। क्या होगा? कैपेसिटर। अपने लोकल लैंग्वेज में गांव में कहते हैं इसको कंडेंसर, सुना होगा आपने। और जो इसके इससे जिस इस संधारित्र में जितना चार्ज हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसकी धारिता। क्या कहते हैं? धारिता। ठीक है भाई। और हमने देखा था इसके जो फॉर्मूला निकल के आया था अपने पास, क्योंकि फॉर्मूला जो निकल के आया था वो क्या आया था, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, सी वी होता है, और C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये अपना फॉर्मूला लेकर के आया था। और इसने हमने ये भी देखा था कि जो धारिता का जो मान है वह आवेश या विभव के मान पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि हमने जब कोई तार देखा था, हमने छोटी क्लास में ओम का नियम पढ़ा था, उसमें क्या देखा था कि जो प्रतिरोध होता है उसे तार के तार मतलब जो तार की लंबाई है उसका क्षेत्रफल है, उस पर
निर्भर नहीं करता है, वह किस पर, उसके मतलब रो पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से क्या है, ये जो धारिता है वो आवेश और विभव पर क्या नहीं करती है, वो मतलब निर्भर नहीं करती है। और इसका हमने एक फॉर्मूला और देखा था, वो क्या निकल के आया था, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसमें इस फॉर्मूले में भी देखने को क्या देखते हैं हम, इसमें भी कोई मतलब जो अपनी धारिता है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की जो धारिता है वह क्या है, आवेश और विभव पर बिल्कुल भी क्या नहीं कर रही है, निर्भर नहीं कर रही है। तो ये निर्भर किस पर करेगी, ये करेगी निर्भर चालक की विमाओं पर, किस पर, चालक की विमाओं पर और माध्यम की प्रकृति पर। तो इनकी जो निर्भरता होगी, इसकी निर्भरता क्या होगी, चालक की विमाओं पर जो धारिता है उसकी निर्भरता होगी चालक की विमाओं के आकार पर, इस पर चालक की विमाओं पर और माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, जो धारिता का मान है वो इस पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। और हमने इसके बाद क्या देखा था कि हमारे पास एक चालीय मतलब गोलीय संधारित्र है, ये भी देखा था हमने कि अपने पास कोई गोलीय संधारित्र है, इस प्रकार से कोई गोलीय संधारित्र है, और उसको हम जब आवेशित करते हैं तो यदि इसकी त्रिज्या, यदि इसकी जो त्रिज्या है, देखो ये अपना क्या हो गया, गोली संधारित्र हो गया। इसकी त्रिज्या अगर आर, जो इसकी ये क्या है, इसकी त्रिज्या आर, इसको क्या मान लेते हैं हम, 1 मीटर जैसे मानते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला, जब इसकी धारिता निकल के क्या आएगी, इसकी धारिता, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और जब हम इसमें 1 मीटर का मान रखेंगे तो इसकी जो धारिता है वह लगभग निकल के आती है 1.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 10। क्या लेकर के आती है, 1.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 10। ठीक है, ये वैल्यू करके आती है। जब देखो भाई 1 मीटर काफी बड़ा होता है, ठीक है, 1 मीटर काफी बड़ा होता है, 1 मीटर का जो गोला होता है वो काफी बड़ा होता है, और इतने बड़े गोले होने के बावजूद भी इस संधारित्र की जो धारिता निकल के आती है वो 1.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 10, जो कि बहुत कम है, इतनी फैराड निकल के आती है। तो भाई इतने बड़े गोले का तो हमको, इतने बड़े गोले से हमको इतनी सी निकल के आएगी, तो इससे हमको कोई फायदा हो ही नहीं रहा। और वहीं अगर हम देखें कि हमें 1 फैराड धारिता, हमें 1 फैराड धारिता के लिए कितना बड़ा गोला चाहिए, तो हमें 1 फैराड धारिता के लिए गोला की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 मीटर, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है अर्थ की त्रिज्या से, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, हमने देखा कि रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, हमें एक फैराड धारिता हमको निकालनी है। 1 फैराड धारिता के लिए हमें जो गोला है उसके लिए उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, और 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 है वो पृथ्वी की जो त्रिज्या अपने पास होती है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है, उससे भी बहुत बड़ी है। तो हमें 1 फैराड संधारिता के लिए पृथ्वी से भी बड़ा क्या लेना पड़ेगा, गोला लेना पड़ेगा। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमको इस गोलीय संधारित्र से कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए हमने एक दिमाग लगाया और किसकी उत्पत्ति की, समांतर प्लेट संधारित्र की। तो इस जगह इस प्रकार से क्या हुआ, हमें समांतर प्लेट संधारित्र की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, ठीक है भाई, यहां तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संधारित्र में, मतलब जो संधारित्र के प्रकार हैं संधारित्र के, समांतर प्लेट संधारित्र है,
और इससे पहले हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। तो अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, देखते हैं। तो आपको पहले इसका स्टेटमेंट में दिखा देता हूं, उसके बाद उसको अच्छी तरह से समझेंगे। देखो स्टेटमेंट लिख लो यहां पे इसका एक बार। संधारित्र की प्लेटों के आकार को बढ़ाने अर्थात आवेश को नियत रखकर विभव में कमी करके विभव में क्या करके कमी करके उसकी दायता को क्या करा बढ़ाया जा सकता है, उसकी मतलब संधारित्र की दायता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट हो गया कि संधारित्र की प्लेटों के आकार को बढ़ाने अर्थात आवेश को नियत रखकर विभव में कमी करके धारिता के मान में क्या की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। यही क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है भाई। अब देखो ये काम कैसे करता है, जैसे कि अपने पास जैसे हमने कोई दो प्लेट ली, ये प्लेट हमने दो ले ली, माना कि ये प्लेट अपनी ए है और ये प्लेट क्या है अपनी बी है। इस पर जो आवेश है वो क्या है, प्लस धनात्मक आवेश है। मतलब पहले हमने एक मतलब अनावेशित जिसमें कोई आवेश है नहीं है वो प्लेट ली बी, इसको बी मान लो और इसको मान लेते हैं ए। ये वाली ए प्लेट, ये वाली बी प्लेट। हमने ए प्लेट ली पहले जो कि अनावेशित है, उस पर कोई भी आवेश है नहीं। उसके पास जैसे ही हम कोई आवेशित प्लेट को लेकर जाते हैं तो इसके अंदर के सिरे पर, कौन से वाले सिरे पर, इस वाले सिरे पर क्या होगा, इस वाले सिरे पर चार्ज जो होगा वो ये भाई विपरीत आवेश प्रेरित होगा। ठीक है, तो यहां पर प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस होगा, यहां पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसके जो अपोजिट साइड है, इस प्लेट की अपोजिट साइड है, उसमें क्या होगा, धनावेश प्रेरित हो जाएगा। तो जैसे ही हम अनावेशित प्लेट के पास आवेशित प्लेट को लेकर आते हैं
तो अनावेशित प्लेट भी क्या हो जाती है, प्रेरण के कारण क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, एक बार हाँ सही है, देखो ये अपनी प्लेट ए रही और ये बी रही, तो ये तो अपनी अनावेशित वाली प्लेट थी, इस पर क्या था, इसके पास हम क्या आवेशित प्लेट को लेकर आते हैं, और जैसे ही हम इसके पास आवेशित प्लेट को लेकर आते हैं तो इसमें क्या होगा, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, विपरीत, यहां पर क्या होगा, विपरीत आवेश हो जाएगा उत्पन्न। इसकी इधर साइड जो अंदर वाली साइड है इस प्लेट की, प्लेट ए की, उस पर क्या होगा, ऋणावेश, और दूसरी साइड क्या होगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया अच्छी तरह से। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो अपनी प्लेट ए है, जो प्लेट ए है उसके जो सिरा है, जो बाहर वाला धनावेश वाला सिरा है अपने पास, उसको क्या करते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, यानी कि पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसको एक बार डायग्राम को अच्छी तरह से बना लेते हैं ना। मतलब पहले तो अपने पास क्या थी, एक अनावेशित प्लेट थी, क्या थी, अनावेशित प्लेट थी, ये थी। ठीक है, उसको इसके पास कोई धनावेशित प्लेट लेकर आए तो क्या होगा, मतलब इसको धनावेशित प्लेट को लेकर आए तो क्या बन गया, तो ये जो अनावेशित प्लेट थी वो भी क्या हो गई, प्रेरण के कारण क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब जो इस वाली प्लेट का, जो प्लेट ए का बाह्यतम हिस्सा है जिस पर क्या है अपने पास धनावेश है, उसको क्या करते हैं हम, उसको भूसंपर्कित कर देते हैं। क्या करते हैं, भूसंपर्कित, आप जानते होंगे क्या होता है, इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब देखो कि हमने चालक ए प्लेट ली, ए प्लेट को किसी बाह्य स्रोत द्वारा धनावेशित किया, और हमको क्या करना है, इसकी दायिता को क्या आना है, बढ़ाना है। तो चालक प्लेट ए के पास हम जब दूसरी अनावेशित चालकदार के चालक प्लेट बी के पास आंतरिक, मतलब ये आवेशित हो गया, उसको भूसंपर्कित कर दिया, तो हम देखते क्या है कि जो चालक प्लेट बी है, इसके हमें क्या करनी है, दायिता को बढ़ाना है। जब हम दायिता को इसको बढ़ाएंगे,
देखो क्या होता है, प्लेट बी का जो ऋणावेश है, प्लेट मतलब कि प्लेट जो ए का ऋणावेश जो है, प्लेट ए का जो ऋणावेश है ना, ए के विभव में, मतलब जो बी वाले विभव, इसके बी प्लेट है, इसके विभव में क्या करता है, वृद्धि करता है। और जो धनावेश है वो क्या करता है, विभव में कमी करता है। लेकिन जो अपना पास जो ऋणावेश है उसकी दूरी धनावेश से कम है, तो नेट क्या होगी, नेट विभव में नेट कमी होगी। यदि हम प्लेट बी के बाह्य सिरे को, या कि प्लेट ए के बाह्य सिरे को एक चालक द्वारा क्या करते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। हमने पृथ्वी से को ग्राउंडेड किया, भूसंपर्कित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी में जो इससे क्या होगा, पृथ्वी से हमने भूसंपर्कित किया तो इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस वाले जो चार्ज है, धनावेश है, उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब उसको खा जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, केवल प्लेट बी पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश शेष रह जाएगा, प्लेट ए पर ऋणावेश क्या हो जाएगा, रह जाएगा। अगर ऋणावेश जब रह जाएगा तो जिसके कारण प्लेट बी पर क्या होगा, विभव में कमी होगी। और विभव में कमी जब होगी तो क्या होगा, धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। आया समझ में, नहीं आया, दोबारा समझाता हूं। देखो, पहले हमारे पास अनावेशित प्लेट थी, उसको क्या किया हमने, प्रेरण के कारण क्या गया, आवेशित किया, तो धनावेशित हो गई। उसके बाद जब हम मतलब इसकी आंतरिक प्लेट पे क्या आया, ऋणावेश आया। और बाह्यतम प्लेट पर, बाह्यतम जो इसकी परत थी, बाह्यतम ऐसा था, तो क्या हुआ, धनावेश आया था। अब इस धनावेश को जब हमने पृथ्वी से ग्राउंडेड किया, इसको आवेशित मतलब भूसंपर्कित किया, तो पृथ्वी से क्या निकल के आए, इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए। और इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए जब इस पर, जो इसके धनावेश को क्या गए, खा गए। और जब धनावेश खा गए तो इस प्लेट ए पर क्या बचा, केवल और केवल ऋणावेश बचा। और ऋणावेश जब इस पर ए पर जो ऋणावेश है वो बी के विभव में क्या करता है, कमी करता है। और जब कमी करता है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि बी पर क्या होगा, बी की धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसको ही कहते हैं समान संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है भाई, ये अपना एक टॉपिक और क्लियर होता है। और इसके बाद पढ़ेंगे हम समांतर प्लेट संधारित्र। मैंने आपको बता ही चुका हूं कि समांतर प्लेट संधारित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में देखिए। समांतर प्लेट संधारित्र में होता क्या है कि हम दो समान आकार की प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं, दो समान आकार की प्लेट। हमने क्या ली, दो समान क्षेत्रफल की दो क्या ली, प्लेट ली। पहले डायग्राम बनाते हैं ना अच्छी तरह से, जब समझ में आएगा आपके। इस प्रकार से क्या ले ली, दो समान आकार की प्लेट ले ली, जिनका क्षेत्रफल क्या है, दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है। और इनमें क्षेत्रफल बराबर है, उनके मध्य की दूरी क्या है, डी है। ठीक है भाई, मतलब समांतर जो प्लेट संधारित्र होता है वह संधारित्र होता है जिसमें
दोनों चालक प्लेट समान आकार की होती हैं, व आकृति व क्षेत्रफल भी इनका क्या होता है, बिल्कुल समान होता है, एक दूसरे के समान होता है, और एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र होता है। ठीक है, तो एक प्लेट पर माना हमने क्या है, इस पर धनावेश चार्ज है, जितना आवेश एक दूसरी पहली प्लेट पर है उतना ही आवेश क्या होगा, दूसरी प्लेट पर होगा। जैसे कि इस पर मतलब ऐसे इस पर जितना आवेश है उतना ही इस पर क्या होगा, ऋणावेश होगा, दूसरी प्लेट्स पर विपरीत आवेश होगा। ठीक है, अब इस प्लेट के कारण मैंने आपको बताया था कि कोई हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि यदि हमारे पास कोई अचालक चादर प्लेट है और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वह क्या होगा, प्लस से दूर माइनस की ओर और उसके बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर होगा, मतलब ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मतलब इसकी तरफ, इस तरफ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्लेट के कारण, जो प्लेट ए के कारण हम मान लेते हैं इसके कारण E1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसके कारण क्या होगा, E2 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो E1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र है अपना वो क्या होगा, यानी कि ऐसे होगा E1, और क्या होगा, किसी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बता चुका हूं ना, क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और ऋणावेश जो प्लेट है उसकी तरफ होगा, तो दूसरा E2 भी क्या होगा, E2 भी क्या होगा, इसी तरफ होगा, प्लस से दूर माइनस की ओर होगा, और ये भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ई टोटल, जो टोटल विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2, इट्स मीन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई टोटल जो अपने पास निकल के आता है क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, यहां तक आया समझ में। और अपने पास जब दो प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालेंगे हम, दो प्लेटों के मध्य इसको दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसको ना, क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है, माइनस V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, लेकिन एंगल होगा 180 डिग्री होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, V इज इक्वल टू ई डी आर, और अपने पास जो दूरी निकल के आई है वो क्या आई है, V इज इक्वल टू, दूरी तो अपने पास D है ही, और E का मान क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर। और आप जानते ही होंगे कि सिग्मा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व पृष्ठ, या सॉरी ये Q अपॉन ए पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो यहां से लिख देंगे V इज इक्वल टू सिग्मा का मान Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और दूरी क्या अपने पास D है। ठीक है, ये निकल के आया V का मान, मतलब संधारित्र पर विभव क्या होगा, दोनों प्लेटों के मध्य विभव क्या होगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ठीक है भाई, तो इसको क्या कर देंगे हम, समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई अपनी ये पास। ठीक है, और धारिता का सूत्र क्या होता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी, तो अपनी C क्या हो जाएगी, Q अपॉन V, और यहां से हम रखेंगे कि C इज इक्वल टू Q अपॉन क्यू डी, ए एप्सिलॉन नॉट
तो सी यहाँ से क्या निकल के आएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ये क्या निकल के आ गया अपना फॉर्मूला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या आ गई, धारिता का क्या आ गया फॉर्मूला हो गया, निकल के आ गया। ठीक है भाई। तो समांतर प्लेट संधारित्र के कारण जो धारिता होगी वो क्या होगी, सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और दैट इज इक्वेशन नंबर 5। आया समझ में। और इसमें क्या होता है, एक देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, वहां से कभी कभार वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अधिकांशतः क्या होता है कि उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे पाता है, मतलब टीचर उसको भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक यहीं से एक क्वेश्चन उठ के आता है जिसका नाम क्या होता है, उपांत प्रभाव। अब ये उपांत प्रभाव क्या है, हमने जब देखा कि समांतर, अब ये उपांत प्रभाव क्या है भाई, इसको देखते हैं उपांत प्रभाव। एक दो नंबर का क्वेश्चन आसानी से यहां से निकल जाता है बढ़िया तरह से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अधिकांश से किसी को ध्यान भी नहीं रहता है, सबसे बड़ी बात यह है इसकी। उपांत प्रभाव, हमने क्या देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार की क्या होती हैं, प्लेटें होती हैं। इस पर मतलब एक प्लेट पर चार्ज क्या होता है, धनावेश होता है, तो दूसरी प्लेट पर चार्ज क्या होता है, ऋणावेशित होता है। भाई हमने कहा कि दोनों प्लेटों के ऊपर जो आवेश होता है वो क्या होता है, समान होता है, और इनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र भी होता है, इनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र भी होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। लेकिन होता क्या है कि जो इन समांतर प्लेट संधारित्र में जो प्लेटें होती हैं उनके जो कोने होते हैं, यानी किनारे जो होते हैं, ये किनारे जो होते हैं, किनारे के कारण जो पारस्परिक हटाव होता है के कारण विद्युत बल रेखाएं वक्रनुमा हो जाती हैं। भाई विद्युत बल वेद क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होंगी, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। लेकिन इसके जो वक्र है, जो ये मतलब इसके ये किनारे हैं वो नुकीले होने के कारण तो इनके क्या होगी, यहाँ से प्लस से दूर माइनस की ओर, इस प्रकार से क्या हो जाती हैं, वक्रनुमा हो जाती हैं। और इस प्रकार ये वक्रनुमा जब होती हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, उपांत प्रभाव के नाम से जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन प्लेटों के किनारों से पारस्परिक हटाव के कारण विद्युत बल रेखाएं वक्रनुमा हो जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, क्षेत्र का उपांत प्रभाव कहते हैं। इसको आप लिख भी लीजिए एक बार। लिखवा भी देता हूं मैं आपके लिए इसको एक बार। समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के मध्य समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के मध्य समान विद्युत क्षेत्र
होता है। समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के मध्य समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन प्लेटों के किनारों के पारस्परिक हटाव के कारण क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, उनकी जो आकृति होती है वो क्या हो जाती है, वक्रनुमा हो जाती है। कारण विद्युत की आकृति वक्रनुमा हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, अपांत प्रभाव कहते हैं। इसे ही क्षेत्र का अपांत प्रभाव कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपना समांतर प्लेट संधारित्र भी हो गई। और समांतर प्लेट संधारित्र में और इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है। देखो क्या है कि मैंने आपको बताया था कि कोई अपने पास, जैसे कि ये कोई गोला है, ये है, जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं, क्या करते हैं, जब हम संधारित्र को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, जब हम भाई अपने पास यहाँ पे पहले तो कोई आवेश है नहीं, तो हमको अनंत से क्या लाना पड़ता है, अनंत से कोई नन्नू सा आवेश यहाँ पर डी क्यू क्या करता है, क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है। और तब तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, मतलब जब तो इतना कार्य करना नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास एक आवेश यदि यहाँ पर Q आ गया, उसके बाद जब हम दूसरे आवेश Q को लेकर आएंगे, तो ये जो वाला आवेश है जो इस पे पहले हम ला चुके हैं, उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध Q आवेश यानी डी क्यू आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य ही क्या होगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। क्योंकि जब हम संधारित्र को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो इसको लिख लीजिए कि जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं, जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं, तो जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और यही किया गया
कार्य ही संधारित्र में संचित ऊर्जा होती ठीक है भाई। तो इसका डेरिवेशन भी है छोटा सा, उसको भी करते हैं। देखो कि मान लेते हैं, माना इसी संधारित्र में किसी समय उस पर आवेश Q है, उसकी धारिता क्या है, धारिता C है, और उस पर विभव क्या है, V है। उसकी प्लेटों के मध्य क्या है, विभव V है। ठीक है, तो इस स्थिति में संधारित्र को मतलब संधारित्र जो है भाई, अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब पहले तो कोई आवेश था नहीं इस पर, हमने मान लिया कि इस संधारित्र है, जैसे ये कोई संधारित्र है, इस पर पहले से आवेश Q है। अब उसका धारिता क्या है, C है, और उसमें विभव भी क्या है, V है। अब इसमें आवेश पहले से स्थित है, और इस आवेश की उपस्थिति में जैसे हम अनंत से कोई अन्य आवेश dq को लेकर आते हैं, तो इस ये वाला जो आवेश होगा अपना, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। ठीक है, तो अतिरिक्त आवेश dq को, अतः संधारित्र को अतिरिक्त आवेश dq देने में मतलब लाने में किया गया कार्य क्या होगा, अतः अतः संधारित्र को अतिरिक्त आवेश dq देने में या लाने में, कार्य जब हम अतिरिक्त मतलब छोटा सा आवेश dq लेकर आ रहे हैं, तो किया गया कार्य भी हम क्या लिखेंगे, dw लेंगे। तो dw इज इक्वल टू v टेस्ट मान लेते हैं हम इसको, v dq। ठीक है, टेस्ट मान लो या कोई दिक्कत नहीं है, v मान लो, इसको मान लेते हैं ना, क्योंकि कार्य क्या होता है भाई, विभव क्या होता है अपना, कार्य बटे आवेश होता है ना, तो यहां से कार्य क्या हो जाएगा, विभव इनटू आवेश हो जाएगा। और जब हम इस छोटे से आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या है, dw है, तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जब से क्या होगा प्लस q आवेश, यानी कि हम कैपिटल Q को लाने में किया गया कार्य हमको क्या जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और आवेश को हम क्या लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा एक बार समझो, थोड़ा यहां पर समझो एक बार कि पहले क्या था, देखो पहले t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर क्या था भाई, कोई संधारित्र में क्या था, आवेश भी क्या था, q इज इक्वल टू 0 था, और विभव भी क्या था, 0 था। जैसे ही कुछ समय बाद
T इज इक्वल टू टी टाइम पर क्या हुआ, कुछ आवेश आ गया और कुछ विभव भी क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। ठीक है, आया समझ में बात। तो Q आवेश, कैपिटल Q आवेश को संधारित्र तक लाने में कुल किया गया कार्य क्या होगा, तो इस छोटे आवेश को लाने में किया गया कार्य का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टोटल आवेश को लाने में किया गया कार्य निकल के आ जाएगा, कुल कार्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल किया गया कार्य W इज इक्वल टू समाकलन, और समाकलन क्या कर रहे हैं हम, 0 से Q तक, कहां तक, 0 से Q तक लाने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं। तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से कैपिटल Q V डैश डी क्यू। ठीक है भाई, और अपना V का मान क्या है अपने पास, V का मान हमने लिखा के देखा तक क्यू आ, V का मान क्या था, विभव क्या होता है Q अपॉन C। ठीक है, तो यहां लिख देंगे V इज इक्वल टू Q अपॉन C, V डैश इक्वल टू W इज इक्वल टू, यहां से W इज इक्वल टू समाकलन लिमिट 0 से Q अपॉन C डी क्यू। ठीक है, आगे इंटीग्रेशन करेंगे, W इज इक्वल टू, और इसका 1 अपॉन C को बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा, 0 से Q डी क्यू, और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ऐसे ही यहां से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2, और 0 से Q, लिमिट जैसे ही हम रखते हैं कि W इज इक्वल टू 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन, मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अपने पास निकल के आ जाएगा, कौन सा वाला, W इज इक्वल टू संचित, मतलब कोई संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला करके क्या आएगा, Q अपॉन। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, इस प्रकार से आया। ये छोटा सा डेरिवेशन है, काफी बार इसको पूछ लिया जाता है, और इसको हम जो अपने फॉर्मूला करके आया है संचित ऊर्जा, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया है, कि W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन C। इसको मॉडिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो देखो कि Q बराबर क्या होता है, चूंकि कि Q बराबर क्या होता है, C भी होता है, तो यहां पर Q का मान रखेंगे इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 5 थी शायद अपनी, तो W इज इक्वल टू Q का मान रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक C से एक C कैंसिल आउट, तो यहां से क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर। तो अपने पास संधारित्र में संचित ऊर्जा का एक और फॉर्मूला क्या आ जाता है, हाफ CV स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 6, और V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C होता है। ठीक है,
मतलब देखो नहीं आया समझ में? अरे देखो Q का मान हमने Q बराबर सी भी नहीं होता है क्या? हाँ तो यही तो रखा है, क्या आ गया। और ऐसे ही यहां से हम C का मान भी तो रख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और यहाँ पे हम इसके फॉर्मूला में रखेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू Q अपॉन V। Q से एक Q कैंसिल आउट और ये ऊपर चला जाएगा Q V, हाफ Q V। नहीं आया क्या? तो ये यहाँ से क्या फॉर्मूला करके आएगा, अगर हाफ Q भी लेकर के आ जाएगा ना, तो एक और नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है कि W इज इक्वल टू हाफ Q V। सिचुएशन के अनुसार हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और जल्दी से क्या लग सकते हैं, न्यूमेरिकल का आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, तो लेक्चर अपना हो गया है, काफी लंबा हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संधारित्र संचित ऊर्जा, हमने पढ़ी ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, संधारित्रों का संयोजन। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पकड़ा जाता है, अगर बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आता है, यदि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आता है इस चैप्टर में से, तो वहीं से मतलब संधारित्र के संयोजन में से पूछ लिया जाता है ज्यादातर, या श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में से एक पूछ लिया जाता है ज्यादा। और ज्यादा चांस क्या होते हैं, श्रेणी क्रम के होते हैं। तो तब तक के लिए क्या करेंगे, मतलब अगला नेक्स्ट तो हम क्या करेंगे, संधारित्र में संयोजन को पढ़ेंगे। और उसमें थोड़े 2-4 टॉपिक रह गए हैं, उनको बाद में कराएंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मोस्ट आप कह सकते हो उनको। तो बने रहिए हमारे साथ। और हमको यदि हैंड रिटेन नोट्स वगैरह की आवश्यकता है तो हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को या व्हाट्सएप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और ढंग से पढ़िए दोस्तों, एग्जाम नजदीक आ गए हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।